हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को जानकारी है कि हम अपने इस चैनल से एमपीपीएससी मेंस में सोशलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों ही सब्जेक्ट्स अल्टरनेट वाइज पढ़ रहे हैं। आज इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। और यूनिट नंबर 2 में कराधान और नीति परिदृश्य, ये जो यूनिट है, इसमें हमने पहला जो चैप्टर है राजकोषीय नीति, इसको हमने स्टार्ट कर दिया था। राजकोषीय नीति सब हम पढ़ चुके हैं। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है लोग व्यय, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाकर के आप, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मेंस इकोनॉमिक्स के नाम से, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वह है हमारा कराधान प्रणाली। तो भारत में कराधान प्रणाली को आज हम अपने इस टॉपिक में समझेंगे कि सरकार है टैक्स क्यों लगाती है, टैक्स की क्या विशेषता है। तो टैक्स को पूरे डिटेल रूप में आपको यदि समझना है तो ये जो आज का लेक्चर है इसको आप ध्यान से समझिए। कराधान व्यवस्था यानी कि टैक्सेशन सिस्टम। टैक्स का नाम आपने सुन रखा होगा, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब क्या है? ये सब टैक्स के ही प्रकार हैं। टैक्स के दायरे में जो व्यक्ति आता है उसे टैक्स देना अनिवार्य होता है। सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है, उस टैक्स का प्रयोग वो बहुत सारे काम में करती है। जैसे कि जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी करती है। इसके अलावा जो देश के नागरिक हैं और जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। देश के नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं कई बार निःशुल्क में मिलती हैं, कई बार वो सब्सिडाइज्ड फॉर्मेट में मिलती हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि टैक्सेशन या कराधान आखिर क्या है। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। यदि आपसे पूछने में आ जाए कि कर की डेफिनेशन या कराधान की क्या डेफिनेशन है, तो क्या बताएंगे? कर क्या है? सरकार को दिया गया एक अनिवार्य भुगतान होता है। तो देखिए शब्द क्या आ रहा है, अनिवार्य भुगतान। अब बात यह आती है कि अनिवार्य भुगतान से मतलब क्या है कि जिससे आप बच नहीं सकते हैं, यानी जिसे पे करना जरूरी है। देखिए अनिवार्य शब्द तब यह आता है जबकि आप टैक्स के दायरे में आ जाएं तो अनिवार्य हो जाता है। यदि टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं तो टैक्स आप पे करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। टैक्स की जब लाइबिलिटी आएगी, तो टैक्स की यदि किसी व्यक्ति के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है, वो टैक्स के दायरे में आ जाता है, तो उसे उस टैक्स को पे करना या उसका भुगतान करना क्या होता है, वो केवल और केवल तभी अनिवार्य की श्रेणी में आता है। उसे पे करना जरूरी है, नहीं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो अनिवार्य भुगतान होता है जिसके बदले में करदाता को, करदाता से मतलब जो टैक्स जमा कर रहा है वो करदाता है, करदाता को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति नहीं होती। अब देखिए एक बहुत कॉमन सा कंसेप्ट रहता है, सभी लोगों के दिमाग में रहता है जो भी टैक्स पे करता है, कि भाई मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ तो इसके बदले में सरकार मुझे क्या दे रही है। तो टैक्स की डेफिनेशन में ये बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया है कि डायरेक्टली आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भुगतान आपको कुछ नहीं होगा, या प्रत्यक्ष रूप से लाभ, भुगतान नहीं, प्रत्यक्ष रूप से लाभ आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक। किंतु इस कर के द्वारा ही क्या होगा, राज्य द्वारा जन कल्याण से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो देखिए सरकार डायरेक्टली लाभ देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन चूंकि स्टेट है जो वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य है, तो लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य क्या करता है, अपने जो नागरिक हैं उन नागरिकों के जन कल्याण से संबंधित सभी प्रकार के कार्य करता है, सभी प्रकार की जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको वो करता है। तो वो जो करता है राज्य, वो टैक्स जो उसके पास आता है उसके द्वारा ही करेगा। तो कुल मिलाकर के डेफिनेशन में आप इस चीज़ को समझ आइए कि टैक्स क्या है, अनिवार्य भुगतान है, इट इज़ ए कंपलसरी पेमेंट। लेकिन अनिवार्य भुगतान
उन्हीं लोगों के लिए है जो उसके दायरे में आते हैं। जैसे यदि हम आईटी की बात करें, आईटी से मतलब होता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर है तो आप अनिवार्य भुगतान के दायरे में आ जाएंगे और फिर आप टैक्स की लायबिलिटी से नहीं बच सकते हैं। वहाँ वो आपके लिए अनिवार्य भुगतान है और यदि आपने बचने का प्रयास किया तो क्या होगा, वो टैक्स एवेजन यानी कर की चोरी की कैटेगरी में सम्मिलित होगा। इसलिए कर को क्या बोला जाता है, अनिवार्य भुगतान के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि ये देखा जाए कि कोई व्यक्ति टैक्स के दायरे में नहीं आ रहा है तो उसके लिए वो अनिवार्य भुगतान की कैटेगरी में नहीं आएगा और वो टैक्स जमा करने के लिए लायबल नहीं है। चलिए, ये तो हो गई डेफिनेशन, आगे बढ़ते हैं। अब टैक्स के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं और कई बार टैक्स को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे भी मैंने आपको टैक्स की डेफिनेशन बताई, तो टैक्स में हम नॉर्मली, जैसे हम इनकम टैक्स के बारे में हमको जानकारी है, हमको जीएसटी के बारे में जानकारी है, ये जो दो टैक्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण टैक्स हैं और उसको लेकर के भारत देश में ज़्यादातर जो लोग हैं उनको जानकारी होती है। टैक्स के और भी कई फॉर्मेट होते हैं, तो वो होता तो टैक्स ही है लेकिन उसका बस नाम अलग होता है। जैसे एक टैक्स होता है ड्यूटी यानी कि शुल्क, ठीक है, ड्यूटी के नाम से हम इसको जाते हैं, ये भी टैक्स ही है। लेकिन क्या होता है, सरकार के द्वारा किसी सुविधा का उपभोग करने के बदले कोई कर लिया जाता है। यानी जब गवर्नमेंट कोई ऐसा टैक्स ले आपसे कि टैक्स आप तभी पे करेंगे, टैक्स को तभी भुगतान करेंगे जबकि आपने सरकार के द्वारा प्रदत्त किसी कहना चाहिए कि जो सेवा है उसका लाभ ले लिया है, या सरकार ने कोई आपको सुविधा दी है उसका लाभ आपने ले लिया है, तो ही आप टैक्स पे करेंगे। और यदि आप सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं तो आप टैक्स पे उसको नहीं करेंगे सरकार को। तो वो जो टैक्स होता है उस टैक्स का एक विशेष नाम है और वो नाम क्या है, शुल्क, या उसको हम क्या बोल देते हैं, ड्यूटी के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, ड्यूटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे टोल ड्यूटी, टोल टैक्स। जैसे कि हम नेशनल हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं तो एक बैरियर आ जाता है, टोल बैरियर आ जाता है और NHAI उस पर लिखा हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वो हमसे उस टोल ड्यूटी को ले लेते हैं। वो कितनी भी हो सकती है, डिपेंड्स, वो 30 रुपये, 40 रुपये, कई बार 100 रुपये का भी टोल होता है। तो वो टोल आपसे इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप नेशनल हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, नेशनल हाईवे को बनाने में, उसके मेंटेनेंस में सरकार का पैसा खर्च हुआ है। तो यदि आप नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाएंगे तो ही आपसे वो लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार से एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जैसे कि जो शराब होती है, शराब के ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी से मतलब क्या है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उन पर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। क्योंकि सरकार ने क्या किया है, कोई भी व्यापारी है वो कुछ इम्पोर्टेड वस्तुएं बुलवा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा प्रदत्त वो जो सी पोर्ट है, सरकार ने सी पोर्ट का डेवलपमेंट किया है, बंदरगाहों का निर्माण किया है, वो उस सुविधा का लाभ उठा रहा है, तो उसे वो ड्यूटी पे करना पड़ेगी, चाहे एक्सपोर्ट किया जाए चाहे इंपोर्ट किया जाए। तो ड्यूटी, ठीक है, तो ड्यूटी का तात्पर्य क्या हो गया, ड्यूटी का तात्पर्य हो गया कि किसी हमने सुविधा का उपभोग किया है और उसके बदले में हम पैसा दे रहे हैं सरकार को। चलिए नेक्स्ट, सेस, सेस यानी कि ये भी उपकर है और सेक्स को हम बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, सेस को हिंदी में बोलते हैं हम उपकर, टैक्स ऑन टैक्स, यानी जो कर की राशि है उस कर की राशि के ऊपर कर लगेगा। ठीक है, इसको समझा देते हैं अभी आपको। जैसे लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, किसी कर के ऊपर लगाया जाने वाला कर, और इसके साथ एक खास बात ये होती है कि ये किसी
विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। तो विशेष उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, जैसे कि शिक्षा उपकर है, स्वच्छता उपकर है, ये गवर्नमेंट के कैसे होते हैं, ये विशेष उद्देश्य होते हैं। जैसे इसको एक समझ लेते हैं उदाहरण से, कि सपोज कि 100 रुपये की इनकम है, और 100 रुपये की इनकम पर, या सपोज 100 रुपये हटा देते हैं, हम बोल देते हैं कि किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए है, ठीक है, और 10 लाख रुपए पर 30% के हिसाब से क्या हो रहा है, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी उसके ऊपर आ रही है। तो वो 30% यानी कि 30,000 रुपये का क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, 30,000 रुपये का टैक्स पे करेगा। अब जो सेस लगेगा, सेस, ये जो टैक्स की वैल्यू है 30,000 रुपये, ये इसके ऊपर लगेगा। जैसे कि सपोज 4%, 30,000 का हम 4% निकाल लें, 4% सेस लग गया उसके ऊपर, एजुकेशनल सेस, यानी कि जो शिक्षा उपकर है वो उस पर लगा दिया गया, तो 1,200 रुपये सेस आ गया। तो 1,200 हमने जोड़ दिया, तो 30,000 प्लस 1,200 यानी 31,200 रुपये उस व्यक्ति को क्या करना है, टोटल टैक्स पे करना है। तो ये सेस होता है। सेस बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कि हम पेट्रोल भरवाते हैं उस पर भी लगता है, तंबाकू के जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर सेस बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। तो ये सब सेस है। सेस यानी कि टैक्स के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स। लेकिन क्या है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाएगा। तो जो एजुकेशनल सेस लगाएगी गवर्नमेंट, उससे जो पैसा इकट्ठा होगा उसका यूज़ वो केवल और केवल किस में करेंगे, वो केवल और केवल एजुकेशन के लिए करते हैं। उसमें भी उनका क्लासिफिकेशन है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए अलग है, इसके अलावा जो मिडिल और सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लिए अलग है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेस। सेस की डेफिनेशन आपसे पूछने में आ सकती है। चलिए नेक्स्ट, अधिकर या सरचार्ज। तो जो सरचार्ज होता है नॉर्मली वो डायरेक्ट टैक्स के साथ जुड़ता है। ये भी टैक्स ऑन टैक्स ही है, यानी कर के ऊपर लगाया जाने वाला कर है, लेकिन ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं लगाया जाता। हाँ, कब लगाया जाता है, किसी विशेष परिस्थिति में लगाया जाता है। देखिए, सेस और सरचार्ज दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो सेस रहेगा, सेस रहेगा किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे शिक्षा हो गया, स्वच्छता हो गया, और भी कुछ भी हो सकता है, और उसका जो खर्च होगा उस टैक्स का वो पर्टिकुलर वही होगा। लेकिन जो सरचार्ज है, सरचार्ज के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसका खर्च यही करना है, लेकिन पर्टिकुलर किसी स्पेशल कंडीशन में ही सरचार्ज लगाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स की यदि हम बात करें, सपोज कोई पर्सन है, उसकी इनकम 1 करोड़ रुपए है, इस पर 30% की टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, और उसका जो टैक्स बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 30 लैक्स बन जाएगा। तो इसके ऊपर 10% सरचार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। सरचार्ज की जो लिमिट है वो कितनी है, मतलब 1 करोड़ तक के लिए शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो 10% है। तो 10% के हिसाब से सरचार्ज लग जाएगा। तो सरचार्ज ये 30 लैक्स पर लगेगा, 1 करोड़ के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स है, टैक्स की राशि के ऊपर ही टैक्स लगाया जाएगा। तो 30 लैक्स, इसका 10% कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये हो जाएगा। तो जो व्यक्ति 1 करोड़ की इसकी इनकम है, वो जो टोटल अमाउंट पेबल कर रहेगा वो कितना करेगा, 30,30,000 रुपये, जिसमें 30 लाख टैक्स है, 30,000 क्या है, सरचार्ज है। तो सेस और सरचार्ज ये दोनों कैसे हैं, टैक्स ऑन टैक्स। चलिए नेक्स्ट बात करें हम, कराघात यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और करापात यानी कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो देखिए, जो टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम में दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और वो ये महत्वपूर्ण होती हैं कि नंबर एक, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली, और सबसे पहले कर का जो भार है वो किसके ऊपर आ रहा है। नंबर दो, फाइनली टैक्स पेमेंट कर कौन रहा है। तो कई बार ये जो दोनों बातें हैं ये एक ही पर्सन के साथ हो जाती हैं, और कई बार ये डिफरेंट भी हो जाती हैं। चलिए
कराघात, कराघात से मतलब ये हो जाता है कि कर का प्रत्यक्ष भार, प्रत्यक्ष बोल सकते हैं या बोल सकते हैं हम तात्कालिक भार, ये जिस व्यक्ति पर आता है तो वो क्या बोलते हैं उसको, जिस व्यक्ति पर आता है तो कराघात उस व्यक्ति पर माना जाएगा। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई संस्था हो सकती है। जैसे इनकम टैक्स की यदि हम बात करें तो सपोज इनकम टैक्स में कोई पर्सन है, एक्स पर्सन है और इसकी इनकम 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए के ऊपर 30% इसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये बोला जाएगा कि कराघात किसके ऊपर हुआ है, मिस्टर एक्स के ऊपर कराघात हुआ है। या डोमिनोज, जो डोमिनोज कंपनी है ये पिज़्ज़ा सर्व करती है, तो पिज़्ज़ा जब सर्व करती है तो इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आती है, क्योंकि एमएनसी है और उसे जीएसटी जमा करना है 5%। ठीक है ना, यदि 100 रुपए का पिज़्ज़ा है तो 5% और जोड़ दीजिए, यानी 5 रुपए, तो 105 रुपए। ठीक है ना, जिसमें 5 रुपए की लायबिलिटी, हर 100 रुपए पर 5 रुपए की लायबिलिटी किस पर आ रही है, डोमिनोज। तो डोमिनोज के लिए ये बोला जाएगा कराघात किसके ऊपर आया है, डोमिनोज के ऊपर आया है। यानी कि कर का तात्कालिक भार, सरकार जो कर लगाती है तो उसका तात्कालिक भार किसके ऊपर आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, कराघात, यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स। दूसरी बात, करापात या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इसका मतलब होता है अंतिम रूप से किसने टैक्स भरा है, यानी कि टैक्स के लिए लायबल पर्सन कौन है। अब इनकम टैक्स की यदि हम बात करें, इनकम टैक्स की यदि हम बात करें, आईटी की बात करें, तो ये जो मिस्टर एक्स थे जिनके ऊपर 30% की कर की लायबिलिटी आ गई थी, 10 लाख रुपए की इनकम थी, इनसे कर ले लिया जाएगा। कराघात और करापात मिस्टर एक्स के ऊपर भी होगा और ये 30,000 रुपए का कर भर देंगे, क्योंकि इनकी इनकम कितनी है, 10 लाख रुपए है। 30% की टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी, 30,000 रुपए का ये टैक्स पे कर देंगे। तो कराघात और करापात यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कर का तात्कालिक बोझ उनके ऊपर आया और अंतिम रूप से उनकी जेब से पैसा चला गया, उन्हीं की जेब से जाएगा क्योंकि इनकम भी उन्हीं की है। दूसरे केस में देखें, डोमिनोज, डोमिनोज को गवर्नमेंट ने बोला कि 5 रुपए दे दो, 100 रुपए का पिज्ज़ा दे रहा हो तो 5 रुपए हमको दो, 5% का टैक्स है, डोमिनोज दे देगा। लेकिन डोमिनोज क्या करेगा, डोमिनोज इसे शिफ्ट कर देगा, और वो शिफ्ट किसके ऊपर कर देता है, वो उस कंज्यूमर पर कर देता है, वो उस कंज्यूमर पर कर देता है। सपोज कंज्यूमर मिस्टर एक्स ही है, ये डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, तो जो डोमिनोज है, डोमिनोज को पूछते हैं कि या बुक करते हैं, तो पिज़्ज़ा का रेट आ जाएगा कितना, 100 रुपये। लेकिन जब इनके पास बिल आएगा या इनवॉइस आएगी, तो वो जो इनवॉइस आएगी, वो इनवॉइस आएगी 105 रुपए की। तो डोमिनोज ने 5 रुपए गवर्नमेंट को दे तो दिया, लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उसके ऊपर, और 5 रुपए उससे ले लिया। दूसरे शब्दों में आप क्या बोलते हैं, उसने, डोमिनोज ने 5 रुपए उस कंज्यूमर से लेकर के किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। डोमिनोज ने अपनी जेब से नहीं दिया। ये जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में कराघात का पर्सन जो होता है वो कोई और होता है, लेकिन करापात यानी अंतिम रूप से जो कर का भार आता है वो इस पर नहीं आता है, इस पर आ जाता है। ठीक है ना, तो देखिए कराघात और करापात ये दो अलग अलग बातें हो गई, मैंने आपको समझा दिया है, बेहतर तरीके से समझ में आ भी गया होगा आपको। ये तात्कालिक बोझ किस पर आया और ये क्या होता है, अंतिम रूप से बोझ किस पर आया। तो जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें कराघात और करापात
एक ही बिंदु होता है, एक ही पॉइंट होता है, एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी होता है उसमें क्या होता है कि करापात किसी कंपनी पे किया जाता है, किसी फर्म पे किया जाता है, सॉरी, कराघात किसी फर्म के ऊपर किया जाता है, किसी कंपनी पे। लेकिन जो करापात होता है वो क्या होता है, कस्टमर या कंज्यूमर पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराधान के उद्देश्य, कराधान के उद्देश्य मतलब ये कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगा रही है। ठीक है, समझते हैं उसको। पहली बात, अर्थव्यवस्था का नियमन। नियमन से मतलब हो जाता है रेगुलेशन, रेगुलेट कर देना। इसका मतलब होता है कि कुछ नियम बना देना। ठीक है, अर्थव्यवस्था को लेकर के कुछ नियम बनाए जाते हैं, तभी उस अर्थव्यवस्था का संचालन हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, लोग मनमाने तरीके से क्या करेंगे, जो मनमर्जी है वो करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो बहुत सोच समझ कर लगाती है। ठीक है, जैसे कि खुला दूध या खुला अनाज, इसको गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, टैक्स फ्री कर रखा है। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हमारी डेली नीड्स के साथ जुड़ा हुआ है, किसान से भी जुड़ा हुआ है। तो जो खुला दूध है, खुला अनाज है, वो क्या है, टैक्स फ्री है। लेकिन यदि आप सिगरेट पिएंगे तो सिगरेट के ऊपर जीएसटी अच्छा खासा है, प्लस इसके ऊपर क्या है, सेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, 50% के ऊपर लग जाता है, पहले 150% था। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन इस तरीके से करती है कि सिगरेट के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दो, और कुछ चीज़ें कैसी हैं उनको क्या कर दो, उनको टैक्स फ्री कर दो। यानी कि जो लोग हैं, अर्थव्यवस्था का भी संचालन होता रहे, सरकार के पास पैसा भी आता रहे, सरकार के उद्देश्यों की भी पूर्ति होती रहे। तो सबसे पहले क्या है, कर का उद्देश्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था को नियमबद्ध तरीके से चलाना, यानी कोई अपनी मनमानी ना करे। दूसरी बात, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, चूंकि गवर्नमेंट को लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि अस्पताल खुलवाना है, सरकारी स्कूल खुलवाना है, गरीबों को निःशुल्क भोजन देना है, अनाज देना है, कई सारे ऐसे काम हैं, छात्रवृत्ति दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए, तो टैक्स से गवर्नमेंट को क्या मिलता है, अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है। नेक्स्ट, आय का वितरण। अब देखिए, आय का जो वितरण होता है, आय का वितरण जैसे कि जो व्यक्ति जितना कहना चाहिए कि ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, उसके ऊपर टैक्स उतना ही ज़्यादा लगाया जाएगा, जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा टैक्स जमा करेगा। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा जमा करते हैं। कई बार पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि 2023 में जो एम एस धोनी थे, तो एम एस धोनी भारत के सबसे बड़े टैक्स पेयर थे 2023 में। उसके पहले अक्षय कुमार रहे। तो इनका पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, गवर्नमेंट ने से पैसा लेती है, और ऐसे कई सारे लोगों से जिनके पास, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो टैक्स पेबल हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स दे देते हैं, तो उनसे गवर्नमेंट पैसा लेती है, और उसी पैसे से क्या करती है, समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, उन्हीं वर्गों की सहायता करती है। तो ये आय का वितरण हो जाता है कि समाज के एक वर्ग से पैसा लेना जो सक्षम है, और उस पैसे को योजनाबद्ध तरीके से, प्लान्ड फॉर्मेट में उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना। पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, मतलब प्लानिंग के थ्रू किया जाता है। तो उस पैसे को, उस आय को जो गरीब वर्ग है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये क्या कह रहेगा, आय का वितरण। नेक्स्ट, धन के वितरण की असमानता को कम करना। ये जो मैंने भी आपको समझाया था कि गवर्नमेंट क्या करती है, धन के वितरण की असमानता को कम करने का प्रयास करती है। तो इसमें जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, गवर्नमेंट पूरा प्रयास करती है कि उससे उतना पैसा ज़्यादा वो ले ले, और उसके बाद क्या करे कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उन वर्गों को क्या करे, चूँकि आय और धन की असमानता हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो जो असमानता है उसको भरने का प्रयास करती है सरकार, और जो कमज़ोर वर्ग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयास करती है सरकार। तो इससे सर क्या होगा, धन के वितरण की असमानता को कम करना। नेक्स्ट, सरकार द्वारा जन कल्याण से संबंधित
कार्य संपन्न करना। अब देखिए जन कल्याणकारी कार्य बहुत सारे होते हैं, सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजनाएं चला रही है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, बीपीएल कैटेगरी में जो लोग हैं, शिक्षा को लेकर के है, SC ST को लेकर के है, निःशुल्क योजनाएं चलती हैं। तो वो जो योजनाओं का संचालन हो रहा है वो केवल और केवल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स आ जाता है। नेक्स्ट, कुछ वस्तुओं के उपभोग को अधिक कर लगाकर सरकार द्वारा हतोत्साहित करना। अभी मैंने आपको बताया था कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जैसे कि सिगरेट और सिगरेट से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, नार्कोटिक्स उत्पाद कहलाते हैं वो, तंबाकू के जितने भी टोबैको और उसके जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो सारे, साथ ही साथ जितने भी लिकर हैं यानी कि जो अल्कोहल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं जैसे शराब और उसके भी बाय प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होता है, ड्यूटी का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, सेस का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन पर क्या करती है गवर्नमेंट, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाती है ताकि लोग उसका कम से कम यूज़ करें, लेकिन यूज़ करेंगे तो सरकार को पैसा भी बहुत देंगे, तो वो हतोत्साहित कर देना। ऐसे ही इम्पोर्टेड जो सामान आता है, विदेश से जो सामान आता है, तो गवर्नमेंट उस विदेश से यदि लग्जरी का कोई सामान है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स लगा देती है, ठीक है ना, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती है उस पर, जो मैंने आपको बताया था कस्टम ड्यूटी अच्छी खासी लगा देती है। उसके चलते क्या होता है कि लोग इम्पोर्टेड आइटम का कम यूज़ करें, गवर्नमेंट का ऐसा मानना होता है, और अपने देश में बने हुए उत्पादों का ज़्यादा यूज़ करें। फॉर एग्जांपल एप्पल का जो मोबाइल है वो इम्पोर्ट होता है, हमारे यहाँ जो एप्पल के मोबाइल की कीमत है वो लगभग दुगनी है क्योंकि इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट लगा देती है। वही एप्पल का मोबाइल यदि आप यूएस में या यूरोप से खरीदेंगे तो यहाँ के रेट से यदि यहाँ वो 60,000 रुपये का मिल रहा है तो वहाँ आपको यूएस में 35,000 की कैटेगरी में वो आपको मोबाइल मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया में उस पर क्या लगा हुआ है, इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगी हुई है। नेक्स्ट, वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना। तो लोग मनमाने तरीके से वस्तुओं के मूल्यों को अपने तरीके से फ्लक्चुएट ना कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो टैक्स उसके ऊपर लगा करके रखती है। नेक्स्ट, बचत को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न करों में छूट प्रदान कराई जाती है। अब देखिए ये नॉर्मली क्या होता है, जो आईटी है, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में गवर्नमेंट क्या करती है, छूट दे देती है। जैसे इस बार का जो बजट आया, इस बार के बजट में भी गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 लाख से उसको बड़ा करेगा, कितना कर दिया, 7 लाख के आसपास कर दिया। तो ये अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट छूट प्रदान करती है टैक्स को लेकर के, ताकि क्या है, लोग अपनी बचत कर सकें। ऐसे ही जीएसटी में होता है, जीएसटी में यदि एक्सपोर्ट किया जाता है तो वो जीएसटी से एग्जम्प्टेड होता है, यानी कि जीएसटी जो उस पर लगेगा वो उस व्यक्ति को जिसने एक्सपोर्ट किया है, या वो जो कहना चाहिए कि फर्म है, उसको जीएसटी का रिफंड मिल जाता है, ताकि उसका वो टैक्स का अमाउंट बच सके और उस टैक्स के अमाउंट से वो और भी ज़्यादा आगे कर सके। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके कराधान के उद्देश्य। ये आपको पॉइंट वाइज याद रखना है, ये आपसे कहना चाहिए लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं। बाकी इसके पहले जो मैंने आपको बताया था सेस की डेफिनेशन, सरचार्ज की डेफिनेशन, ये आपसे 3 मार्कर में पूछने को आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर प्रणाली के प्रकार। कर प्रणाली के प्रकार से मतलब ये हो जाता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है तो उसमें क्या थ्योरी का यूज़ करती है, यानी किस प्रकार के सिद्धांत का यूज़ करती है कि आखिर टैक्स किस तरीके से लगाएं ताकि वो जस्टिफाइबल भी रहे, सरकार के पास पैसा भी आ जाए और लोगों को ज़्यादा कष्ट भी ना पहुंचे। तो वो कर प्रणाली के प्रकार होते हैं, ये मिक्स्ड रूप में यानी मिश्रित रूप में ही लगाए जाते हैं एक्चुअली। चलिए सबसे पहले बात करें तो पहली प्रणाली होती है प्रगतिशील, यानी कि प्रोग्रेसिव, नाम से स्पष्ट है, और जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा। ये प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है। सभी देशों में इनकम टैक्स पर जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स पर जो टैक्स लगता है वो इसी तरीके से लगता है, और हमारे देश में भी ऐसा लगता है। जैसे कि 2024-25 के लिए हम बात करें तो 3 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर टैक्स क्या है,
नील है। 3 से 7 लाख पर क्या है 5% है, 7 से 10 लाख पर 10%, फिर ये 15%, फिर 12 से 15 20, फिर 30%। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, टैक्स रेट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये सिस्टम क्या करता है, क्या कहलाता है, प्रोग्रेसिव। भारत में इनकम टैक्स, यूएस में भी जो इनकम टैक्स है ऐसे ही लगता है। चलिए नेक्स्ट, प्रतिगामी कर प्रणाली। अब देखिए प्रतिगामी कर जो प्रणाली होती है वो जस्ट अपोजिट होती है कि सपोज किसी की इनकम 10 लाख है, ठीक है ना, तो 10 लाख में वो कहना चाहिए कि सपोज 10% टैक्स दे रहा है वो। अब यदि उसकी इनकम 15 लाख हो गई तो पता चल रहा है कि टैक्स रेट कर दिया 9%। 20 लाख हो गई तो टैक्स रेट कर दिया 8%। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता है, टैक्स रेट धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो नो डाउट जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तो इतना मेहनत करने के बाद जब वो पैसा कमाए तो उसके मन में कहीं ये ना आए कि मैंने इतना पैसा कमा करके क्या कोई गलती कर दी कि मेरे ऊपर ही सबसे ज़्यादा टैक्स लगा दिया जा रहा है और मुझसे पैसा लेकर के नीचे दूसरे लोगों में बांटा जा रहा है। क्यों बांटा जा रहा है मेरा पैसा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में आती हैं। तो इसलिए इस प्रकार का कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पर कहीं कहीं इस प्रकार का टैक्सेशन सिस्टम यूज कर लिया जाता है। थर्ड है समानुपातिक कर प्रणाली। इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, या इसको कई बार बोल देते हैं फ्लैट टैक्स। ठीक है, फ्लैट टैक्स का मतलब जैसे कि यदि हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में आईटी में कई सारे देश हैं जहां पर आपकी कोई भी व्यक्ति होगा उसकी इनकम कितनी भी हो, ठीक है, चाहे वो $10,000 है, चाहे वो $10 है, चाहे $100 है, चाहे उसकी $1,000, चाहे $10,000, चाहे $1,00,000, वट एवर द इनकम इज, फ्लैट टैक्स लगा देते हैं। सबको एक जैसा टैक्स देना है। जैसे ग्रीनलैंड की यदि हम बात करें तो ग्रीनलैंड में फ्लैट टैक्स रेट 44% है, ये इनकम टैक्स की बात हो रही है। ठीक है, 44% इनकम टैक्स का रेट है कहाँ पर, ग्रीनलैंड। आप कितनी भी इनकम हो आपके पास, भले ही चाहे आपकी इनकम बहुत कम है और या फिर आप क्या हैं, अरबपति हैं, लेकिन फ्लैट टैक्स लग रहा है कितना, 44% का फ्लैट टैक्स लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो एक्चुअली देखा जाए ना सेल्स टैक्स होता है जिसे हम अब क्या बोलते हैं, जीएसटी। ठीक है, ये भी समानुपातिक होता है। समानुपातिक मतलब सबके लिए बराबर होता है। अब देखिए जीएसटी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उससे लेंगे। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, पार्ले बिस्किट, ठीक है ना, पार्ले बिस्किट का पैकेट, छोटा पैकेट 5 रुपए में आ जाता है, जिसको बहुत गरीब लोग भी खरीद के खाते हैं। लेकिन जब ये 5 रुपए का वो पैकेट खरीदता है ना तो इस 5 रुपए में भी टैक्स दे देता है वो, यानी एक गरीब व्यक्ति उतना ही टैक्स दे रहा है। यदि कोई अमीर व्यक्ति है वो इस पार्ले बिस्किट का पूरा बक्सा ही खरीद लेता है तो भी वो उतना ही टैक्स देगा। टैक्स का रेट तो फिक्स है, उसका जो परसेंटेज है जहाँ तक मेरी जानकारी है 5% है। तो 5% क्या है, फिक्स है रेट उसका। तो 5% एक गरीब भी दे रहा है, भले चाहे उसने 5 रुपये खरीदा, और उसने यदि दूसरा जो अमीर है उसने 1,000 रुपये के खरीद लिए तो भी उसने 5% दिया। इसका मतलब क्या हो गया, टैक्स का जो प्रोपोर्शनल है वो कैसा है, टैक्स का प्रोपोर्शन बराबर है। या जैसे जो कहना चाहिए लैंडलाइन जो ब्रॉडबैंड की सुविधा होती है, या जैसे हम अपने मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा कोई गरीब व्यक्ति भी यदि इंटरनेट का रिचार्ज कराएगा तो भी उसे 18% जीएसटी देना है। और यदि उसे स्वयं मुकेश अंबानी भी रिचार्ज कराएंगे तो भी उनकी जेब से 18% ही जाने वाला है, कोई भी कराए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, यानी एक फिक्स प्रोपोर्शन में, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब है, उसके लिए फिक्स प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट, चौथे नंबर की होती है
अवक्रमण यानी कि डिग्रेसिव। तो देखिए डिग्रेसिव जो होती है वो दो तरीके का मिश्रण लेकर के चलती है कि कुछ समय तक तो वो प्रोग्रेसिव चलती है, बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है कि वो फिर कैसी हो जाती है, वो इसके ठीक पहले जो हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, ये प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, वो स्टार्ट हो जाता है इसमें। जैसे भारत में जो इनकम टैक्स है वो नील से लेकर के 15 लाख रुपए तक क्या है, प्रोग्रेसिव की कैटेगरी में आता है। ये कितना है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ रहा है। अब उसके बाद क्या है, 30% ये प्रोपोर्शनल की कैटेगरी में आ जाता है, समानुपातिक की कैटेगरी में आ जाता है। कैसे आ जाएगा, लिखा हुआ है मोर देन 15 लैक्स 30%। अब सपोज किसी की इनकम है 20 लाख, किसी की इनकम है 20 करोड़, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम है 2000 करोड़। टैक्स कितना देना है, 30% देना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल की कैटेगरी में आता है। तो ये डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कैसा होता है, कुछ समय तक तो कैसा चलता है, थोड़े समय के लिए प्रोग्रेसिव चलेगा, और उसके बाद फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोपोर्शनल की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टोटल 4 प्रकार के प्रणाली है, और ये जो प्रणाली है वो क्या है, कर प्रणाली का प्रकार है। ये कर का प्रकार नहीं है ना, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। ये टाइप्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम है, यानी कर प्रणाली के प्रकार हैं वो, ठीक है ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम कर के प्रकार पढ़ेंगे। कर के दो ही प्रकार होते हैं, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। तो कर के प्रकार यदि आपसे पूछें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। कर प्रणाली के प्रकार, तो वो 4 प्रकार की कर प्रणाली आपको बतानी पड़ेगी। चलिए, आप तब तक, जब तक कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए आप ये टैक्सेशन सिस्टम समझ लें। इसको न्यूज़पेपर से भी आप थोड़ा देखते रहें, तो ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इकोनॉमिक्स का जब आप कहना चाहिए कि आंसर लिखेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको इनकम टैक्स के बारे में बताया, यहाँ पर आपको ऐसे ही उदाहरण देते हुए, लिखते हुए जाना पड़ेगा उसको। तब तक के लिए आप मेंस की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।